हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हमने आपको टीजीटी के इंग्लिश के आपको प्रैक्टिस सेट कराने शुरू किए हैं। मॉडल पेपर्स जो होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। ओके, तो चलिए आज लेकर आए हम प्रैक्टिस सेट 2। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। द करेक्ट स्पेलिंग इज़, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें कौन सी है। होपलेसनेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपकी होपलेसनेस जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा इसका। HOPELESSNESS, होपलेसनेस। और जो होपलेसनेस होता है इसका मीनिंग होता है आपका निराशा। ओके, इसका मीनिंग आपका निराशा होता है। देखिए नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज लॉडेड। लॉडेड की आपको स्पेलिंग बतानी है इसमें। लॉडेड का मीन्स होता है फ्रेंड तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा या फिर किसी की तारीफ़ करना जो होता है वो उसका मीनिंग होता है। और इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो है आपकी LAUDED, लॉडेड। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज पीबल्स। पीबल्स की आपको स्पेलिंग बतानी है क्या होती है। इसका जो हिंदी का मीनिंग होता है वो होता है आपका कंकड़ पत्थर। ओके, कंकड़ पत्थर इसका मीनिंग होता है। और इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर आपकी वो है DPEBBLES, पेबल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग इज प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा की आपको स्पेलिंग इसमें बतानी है कौन सी सही है। तो फ्रेंड्स, जो बी ऑप्शन है आपका वो आपका यहाँ बिल्कुल राइट है। PROPAGANDA, प्रोपेगेंडा। और इसका जो मीन्स होता है वो होता है आपका प्रचार, या फिर आप इसको कल्पना भी बोल सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं आपको प्रोपेगेंडा को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, रेलेवेंस। रेलेवेंस की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कौन सी है। ठीक है, तो रेलेवेंस का जो मीन्स होता है वो होता है आपका सुसंगति। सुसंगति। ओके, और इसकी जो स्पेलिंग सही है वो आपकी ए वाली है, RELEVANCE, रेलेवेंस। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग अभी नए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसमें जो भी आपको करेक्ट फॉर्म लग रही है इसमें वो आपको फिल करनी है। इसका देखते हैं। 200 रुपीज़ डैश नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दिस बुक, यानी कि इस बुक के लिए जो 200 रुपीज़ है वो आपके लिए एक बिग अमाउंट नहीं है, इन्होंने बोला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो 200 रुपीज़ है, भले ही आपको प्लूरल शो हो रहा है बट ये एक अमाउंट को शो कर रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका जो है आपका इज़ यूज़ होगा। 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दिस बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दे विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू। ओके, डैश यहाँ पर आपको भरना है, इसमें क्या आएगा। तो यहाँ का राइट ऑप्शन आपका सी होगा, गो। इसमें आप गो यूज़ करेंगे। ओके, नंबर 8, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग डैश पार्किंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, यानी कि डॉग जो है वो एक ही है, वो बस ब्लैक एंड वाइट है। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है तो आपका इजी यूज़ होगा। ठीक है, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग इज़ पार्किंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, ING यूज़ हुआ है तो इस इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। इसमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। आपको डायरेक्ट नरेशन में दिया है क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट इसको चेंज करना है। मिनी सेड टू मी आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई मदर। मिनी ने मुझसे कहा कि मैंने ये फ्लैट अपनी माँ के लिए ख़रीद लिया है। तो फ्रेंड, मिनी सेड टू मी, आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। मिनी टोल्ड मी, सेड टू है तो आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के हम दैट यूज़ करेंगे यहाँ पर। आई जो है आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है यहाँ पर, मिनी के अकॉर्डिंग, यानी कि लड़की है तो यहाँ आपको शी में चेंज हुआ है ये। और हैव का आपका हैड बॉट दिस, आपको जो दिस होता है वो आपका दैट में चेंज हो जाता है। फ्लैट फॉर माई मदर, माई जो है आपका हर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है पॉजेसिव केस है इसका, तो आपको हर में यूज चेंज कर देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट, ही सेड आई विल कम अगेन, उसने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा। ओके,
तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का, वो आपका डी होगा। ही सेड दैट ही वुड कम अगेन, क्योंकि आपका इन्वर्टेड कॉमास हटा के यहाँ पे दैट यूज़ हुआ है। और आई का आपका ही, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पर ही यूज़ होगा, और विल का आपका वुड। ओके, बाकी आपका सेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मीनिंग ऑफ द ईडियम किक वंस हील इज़। किक वंस हील का जो एक ये ईडियम दिया है आपको, इसका आपको मीनिंग बताना है क्या है। तो इसका जो मीनिंग है वो है आपका टू कीप वेटिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा यहाँ पर, किसी को इंतज़ार कराना, किक वंस हील। ठीक है। नेक्स्ट, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ काउंटेस। काउंटेस जो होता है आपका, इसका आपको मैस्कुलाइन जेंडर बताना है। ये आपका फेमिनाइन जेंडर है। आपकी टीजीटी के एग्ज़ाम में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर जो होते हैं वो पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, आपको ये भी लर्न करने होंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका अर्ल होगा। अर्ल आप इसमें लगाएंगे फेमिनाइन, इसके मैस्कुलाइन जेंडर में। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के रेफरेंस में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। नोट पूछा इसमें कि कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यस्टरडे इज चेंज्ड इनटू द डे बिफोर। बिल्कुल सही है। आप ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो आप जो यस्टरडे होता है उसको चेंज कर देते हैं द डे बिफोर में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, सो चेंज इनटू इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, टेंस इज नॉट चेंज्ड। ओके। 13 का बी जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज नहीं होती है आपकी। नेक्स्ट, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच टेंस इज नॉट चेंज्ड। ओके, ये भी सही है बिल्कुल आपका। अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द फर्स्ट पर्सन्स रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ये आपका बिल्कुल सही है, मतलब ये गलत है आपका बिल्कुल। यहाँ पर आपको नोट करेक्ट ही बताना है। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन की रिपोर्टिंग वर्ब है वो फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और जो सेकंड पर्सन होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फॉर्म्स वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी आपकी करेक्ट नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव से वर्ब्स बनाने में अमेजिंग आपको दिया है, अमेज्ड सही है। एडमायरेबल का एडमायर, ठीक है, इसका ये भी सही है। अम्यूजिंग से अम्यूज़, ये भी सही है, बट ब्लडी से ब्लड नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लडी से जो ब्लड होता है वो नाउन होता है। यहाँ पर आपको वर्ब बनाना है इसको। ठीक है, ये एक नाउन है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नोट करेक्ट इसमें पूछा है। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है मॉन्सियर की। ठीक है, 15 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, MONSIEUR मॉन्सर। और इसका जो मीनिंग होता है वो आपका, आप इसको सर भी बोल सकते हैं, जो सर लगाते हैं सर, या फिर आप श्रीमान बोल सकते हैं, श्रीमान। इसका मीनिंग होता है श्रीमान मैन्सर का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के रेफरेंस में इसमें से कौन सा रूल जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, बताना है। पर्सनल प्रोनाउंस हैव डिफरेंट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। हाँ, प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके डिफरेंट सिंगुलर और प्लूरल जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सही है। सेकंड, पॉजेसिव नाउन प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस ए नाउन एंड टू शो पोजेशंस, ये भी बिल्कुल सही है। पॉजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करके यूज़ किए जाते हैं और पोजेशन शो करते हैं। नेक्स्ट, इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें नोट करेक्ट ये पूछा है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ठीक है, और डी, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस्ड बाय टू। हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपका इन्वर्टेड कॉमास को टू से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस से कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें सही नहीं है 17 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन ए कंपाउंड नाउन द फर्स्ट वर्ड डिस्क्राइब्स द सेकेंड वर्ड। बिल्कुल सही है ये भी। एम्फेटिक प्रोनाउंस प्रोवाइड एम्फेसिस और स्ट्रेस। सही है। सी, इफ एन एडजेक्टिव क्लॉज इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब द रिजल्टिंग मॉडिफायर बिकम्स एन एडजेक्टिव। सही है बिल्कुल ये भी। और आपका जो डी है, ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम आर द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बीइंग, ये आपका जो है गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन, ऑक्सिलरी वर्ब जो है इज एम आर द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें। द वर्ब हैव इज़ यूज्ड टू से पीपल ऑन व्हाट पीपल ऑन। यस, सही है। इसमें भी आपको नोट करेक्ट ही बताना है, बाकी ये तो सही है आपका। बी, एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है वो आपके नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है, एन एडवर्ब नेवर कम्स बिटवीन ए वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। यस, सही है। कभी भी जो एडवर्ब होता है वो वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी आता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में, बाई प्रपोजिशन इज यूज्ड विथ इवेंट्स दैट हैपन लेटर देन अनदर इवेंट। यस, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपको नोट करेक्ट बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 19। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको अंडरलाइन पार्ट बताना है कि इस सेंटेंस में वो क्या है। ठीक है, ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम। इस सम को सॉल्व करने में वो काफ़ी बुद्धिमान है, मतलब उसमें काफ़ी इंटेलिजेंट है वो। तो आपको बताना है कि यहाँ पर एनफ किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि प्रेपोजिशन है या नाउन है। तो यहाँ पर ये एक एडवर्ब है। ओके, क्योंकि जो एनफ है यहाँ पर, एनएफ आपका इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट की विशेषता को शो कर रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब होगा एक। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। हिल की जो टॉप होती है उस पर एक हर्मिट रहता है, मतलब ये रहता था। बी, इसका आपको जो सब्जेक्ट है वो आपका ए हर्मिट होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन। और जो निम्न इसमें से आपको सिंगुलर नाउन प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल है वो आपको चूज़ करना है। सिंगुलर प्रोनाउन का यहाँ पर सिंपल है ही, क्योंकि वी, दे और यू तो सारे आपके प्लूरल होते हैं, सिंगुलर सिर्फ आपका इसमें ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। आपको इसमें से इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस इसमें से चूज़ करना है, कौन सा है, चारों में से 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन है सही हो जाएगा, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज़। स्टडीज़ आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वी शुड हेल्प द पुअर। आपको 23 में जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, वी शुड हेल्प द पुअर। पुअर से आपका कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब पुअर के सामने आप द लगा देते हो तो आपका उस शो करता है गरीबों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24। ए प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज़ वॉज पास्ड ऑन टू हिज ऑफिसर। आपका 24 में जो है वो आपका इसमें भी ए ही ऑप्शन सही होगा, ए प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज़ वॉज पास्ड ऑन टू हिज ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 25। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। इसमें से आपका कौन सा एक्सप्रेशन जो है करेक्ट है 25 में, अदरवाइज, हाफ पेनी, या फिर समवन, या फिर इंस्टेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो 25 है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। इसमें से ये वाला समवन जो है सही है, बाकी आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर जो है आपका मिसमैच्ड है। सिंपल प्रेपोजिशन जो होता है वो टिल होता है, सही है। ठीक है, और कंपाउंड प्रेपोजिशन जो होता है विद इन होता है, राइट। फ्रेजल प्रेपोजिशन बीनीथ, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेजल प्रेपोजिशन नहीं है आपका बीनीथ।
और पार्टिसिपल प्रपोजिशन जो है कंसर्निंग है, ये आपका भी बिल्कुल सही है। ये भी बस आपका सी वाला जो है आपका मिसमैच्ड है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रपोजिशन। कौन सा इसमें से करेक्ट प्रपोजिशन के द्वारा फॉलो नहीं हुआ है। तो फ्रेंड जो 27 है आपका, 27 में डी ऑप्शन जो है सही होगा, गुड टू हेल्थ। गुड टू हेल्थ ये आपका रॉन्ग है। ओके, बाकी आपके एफ्लिक्टेड विद मनी, ग्रेडी फॉर कार एंड स्केर्ड फॉर डॉग, ये आपके तीनों ही सही है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। 28 का आपका जो है इसमें से आपको कौन सा करेक्ट नहीं है वही बताना है। 28 में भी डू नॉट ओपन द गेट, ये आपका रॉन्ग, सही है बिल्कुल, सॉरी, डू नॉट ओपन द गेट बिल्कुल सही है। योर्स फेथफुली ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपका एपोस्ट्रॉफी ऐसे इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो योवर्स होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, YOURS, योर्स फेथफुली। ओके, नेक्स्ट, ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट सही है। एंड एंटी गवर्नमेंट ये भी आपका सही है। ठीक है, तो 28 का जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपैरिजन इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा आइडियोमेटिक कंपैरिजन जो है वो करेक्ट नहीं है 29 में। तो आपका यहाँ पर गोल्ड इन रफ ये आपका सही नहीं है 29। ठीक है, जो आपका जो सही है इसमें वो होगा आपका डायमंड इन रफ। गोल्ड इन रफ नहीं होता, डायमंड होता है यहाँ, DIAMOND, डायमंड इन रफ। बाकी जो आपका किथ एंड किन है, आउट ऑफ द ब्लू है, एंड विन लॉरियल्स। किथ एंड किन, आउट ऑफ द ब्लू एंड विन लॉरियल्स, बाकी ये तीनों आपके करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सेंटेंस सीक्वेंस। वर्ड एंटोनिम के सीक्वेंस में कौन सा मिसमैच है। डिपार्ट अपीयर सही है, अबॉलिश असेंबल बिल्कुल सही है, अलर्ट केयरलेस ये बिल्कुल सही है, बट सिविल एंड रूड ये आपका सही नहीं है। इसमें वर्ड का एंटोनिम नहीं दिया गया है बल्कि ये रॉन्ग है, मिसमैच है आपका। ठीक है, डिपार्ट का मीन्स होता है निकलना, अपीयर का होता है पहुंचना, आना मतलब प्रकट होना किसी के सामने, और अबॉलिश और असेंबल ये दोनों एक दूसरे के जो है एंटोनिम्स हैं। ठीक है, बाकी बस डी वाला ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग है, सिविल रूड। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड ढूंढना है इसमें कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें मिसस्पेल्ड है, क्योंकि इसका जो सही होता है वो ACHED, ये ए वाले ऑप्शन है करेक्ट है आपका, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रपोजिशन। कौन सी करेक्ट प्रपोजिशन से नहीं जुड़ी हुई है वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 32 में जो है वो आपका डी वाला जो है लिव एट रूम ये आपका रॉन्ग है। डील विद माइनर सही है, मिरर सही है, डिसएग्री विद द टू वॉल्स सही है, डिफर्स टू द रोड साइड ये भी सही है, बट आपका लिव एट रूम ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इंक्वायर इनटू द टेबल सही है, लीव ऑन भी सही है आपका, इंट्रोड्यूस टू द ट्रीज ये भी सही है, एंड एट द डेंजर मार्क ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका सही प्रपोजिशन से फॉलो नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कॉलन। कॉलन के रेफरेंस में आपका इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको 34 में। ठीक है, यूज़ ऑफ कॉलन इन स्टार्टिंग द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, एग्जाम्पल और लिस्ट सही है आपका ये। वी यूज़ कॉलन बिफोर लॉन्ग कोटेशन स्टेटमेंट और क्वेश्चन इन सेंटेंस ये भी आपका सही है। कॉलन यूज़ फॉर लॉन्ग पॉज ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन वी यूज़ कॉलन, यस, नाउन के डिस्क्रिप्शन के बाद भी आपका कॉलन दिया जाता है। ठीक है, बट आपका सी जो है रॉन्ग हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको इनकरेक्टली बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कॉलन यूज़ फॉर लॉन्ग पॉज ये आपका इनकरेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के सीक्वेंस में आपका कौन सा इसमें मिसमैच है। बक आपका डोए 35 का सही है, बक डोए। ठीक है, गैंडर गूस भी आपका सही है, ड्रोन और बी भी सही है, बट आपका कोट और बोर बिल्कुल गलत है आपका, डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है,
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को, जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिनोनिम ऑफ एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी का सिनोनिम इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, 36 का आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर जो डी नंबर है, अडेप्ट, ये आपका एक्सट्रीमिटी का सिनोनिम नहीं है। एक्सट्रीमिटी का जो मीन्स होता है वो आपका होता है लिमिट ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ का जो लिमिटेशन होती है वो उसका मीन्स होता है, यानी कि सीमित। जैसे कि जेनिथ, समिट और अपेक्स, ये इसके तीनों ही सिनोनिम्स हैं, बट अडेप्ट इसका मीन्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन देयर ब्रैकेट्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। चूज करना है आपको करेक्ट सेंटेंस जो आपको चॉइस दी हुई है इसमें। आई एम योर फ्रेंड, इसको इंटेरोगेटिव में आपको चेंज करना है, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स 37 का जो है आपका आई नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, एम आई नॉट योर फ्रेंड। आपको पीछे क्वेश्चन मार्क भी है इसमें, क्योंकि आपका सी वाले में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, इसलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ए ग्रेट फॉल, यह एक बहुत बड़ा फॉल है। इसको आपको एक्सक्लेमेटरी में, सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपका होगा व्हाट ए फॉल, ऑप्शन नंबर सी 38 का, व्हाट ए फॉल। ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड आपको किसको डिनोट्स करता है। स्टार्टल्ड जो होता है सरप्राइज्ड, यानी कि किसी, इसको बोलते हैं भौचक्का, भौचक्का रह जाना या फिर चौंकना। किसी चीज़ को होता है अगर चौंक जाना किसी चीज़ से, इसको सरप्राइज्ड। ठीक है। ऑफेंड आपका होता है अपमानजनक, और जो शॉक्ड होता है वो आपको पता ही है, किसी चीज़ का एकदम से झटका लग जाना है, सदमा, उस शॉक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस किसको डिनोट्स करता है आपका। फिक्टिशियस जो है आपका आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम या फिर नकली। नकली या आपको बनावटी इसको बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, फिक्टिशियस का भी मीन्स सेम होता है। ओके। आपका जो एमोरियस होता है, ये एमोरियस, इसका मीन्स होता है आपका कामुक, एमोरियस का। ठीक है। कॉजिंग डिसेंशन। कॉजिंग डिसेंशन जो होता है, इसका मतलब मतभेद का कारण किसी भी चीज़ का। कंट्रोवर्शियल जो होता है आपका विवादास्पद, इसको बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिकेडेंट। डिकेडेंट डिनोट्स, डिकेडेंट किसे बोलते हैं। जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, डीजेनरेट। यानी कि डीजेनरेट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को पतित करना, यानी कि नष्ट धर्मी जो होता है उसको आपको डीजेनरेट बोल सकते हैं। ठीक है। आपका डिजीज़ जो होता है, इसका डिजीज़ का मीन्स होता है आपका मरा हुआ मतलब। ठीक है। डिट्रॉइटिंग, यानी कि किसी चीज़ को बिगाड़ना, और बिलोंगिंग टू द लास्ट डिकेड, यानी कि जो लास्ट के दशक से बिलोंग करता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट 42, फेल्मेटिक। फेल्मेटिक किसको डिनोट करता है। तो फेंट, ये आपका जो है इवन टेम्पर्ड को शो करता है 42 में। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा, इवन टेम्पर्ड, यानी कि बहुत ही जल्दी जो होता है, एक इवन टेम्पर्ड होता है, शांत चित्त स्वभाव वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सीमेंटिक डिनोट्स। सीमेंटिक्स जो होता है वो आपको डिनोट्स करता है, बी ऑप्शन, परटेनिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो होता है अर्थगत, आपको उसको बोल सकते हैं अर्थगत, यानी कि अर्थसंगत, जिसका कोई अर्थ हो, वो आपका सीमेंटिक होता है, परटेनिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है। टीनेबल जो होता है आपका वो तर्कसंगत होता है, टीनेबल का मीन तर्कसंगत होता है, और परटेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर, यानी कि किसी फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा हुआ, और माइल्ड मैनर्ड क्या होता है आपका, यानी कि बहुत ही अच्छा व्यवहार वाला। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ आपको सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड्स चूज़ करने हैं। फेमस, फेमस का जो आपका अपोजिट होगा क्या होगा आपका 44 में, तो इसका जो आपका अपोजिट वर्ड होगा वो आपका अननोन, अननोन होगा। ठीक है। फेमस किसी को प्रसिद्ध होना, और अननोन किसी का ना जाना वाला, ना जानने वाला। ठीक है। नोट्रियस जो होता है वो आपका बदनाम बोलते हैं नोट्रियस को। ठीक है। वर्थलेस, यानी कि बेकार, और इग्नोरेंट जो होता है वो होता है आपका अनभिज्ञ, इग्नोरेंट को बोलते हैं अनभिज्ञ। ठीक है।
स्पूरियस, स्पूरियस क्या होता है, या नकली, इसे बोल सकते हैं आप नकली, ठीक है, स्पूरियस नकली होता है। और इसका जो अपोजिट होगा वो आपका जेन्युइन होगा, यानी कि बिल्कुल असली, ऑथेंटिक, ठीक है। आपका रियल बताइए, आपको यथार्थ, इनऑथेंटिक यानी कि जो रियल ना हो, और आर्टिफिशियल भी आपका नकली, बट एक जेन्युइन इसका जो है अपोजिट होगा, बाकी इसके सारे सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इसमें से करेक्ट चूज करना है। 46, द बीज वर बजिंग अराउंड कॉन्स्टेंटली बिजी बिल्डिंग दियर प्रेटी फेस फास्ट। जो बीज होती है वो क्या बनाती है, कॉन्स्टेंटली राउंड करती है, घूमती है, बिजी बिल्डिंग दियर हाइव, उनका उनके जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसको बोलते हैं हाइव। ओके, ऑप्शन नंबर ए सर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 47, इफ़ आई मीट हिम आई डैश गिव हिम योर मैसेज। ठीक है, अगर मैं उससे मिला तो मैं उसको आपका मैसेज दे दूंगा, यानी कि विल, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48, ही रन्स फास्टर देन। 48 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आई, ही रन्स फास्टर देन आई। जब ये दो लोगों की तुलना होती है तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, यानी कि आई। यहाँ पर आप मी नहीं लगाएंगे, मी रॉन्ग हो जाएगा, एकदम देखते ही मी लगा देते हैं कुछ बच्चे, तो आपको ऐसा गलती नहीं करनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको यहाँ पर ए सही होगा, आई, क्योंकि यहाँ पर जो तुलना होती है किसी में वो बराबरी वालों में होती है, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। ओके, नेक्स्ट 49, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डैश एंड मी। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिटवीन यू एंड मी, मुझ हम मेरे में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट 51, मस्ट रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन कैसे पढ़ने चाहिए, केयरफुली, ऑप्शन नंबर डी जो है का करेक्ट होगा इसमें, केयरफुली। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में चूज़ करना है, इसके ब्रैकेट में क्या सही होगा। 51 में, इट इज़ टाइम द 4 years old इज़ लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। आपको बताना है कि इसकी जगह क्या सही होगा आपका। सो जब इट इज़ टाइम होगा और इट इज़ टाइम के साथ आपका पास्ट टेंस यूज़ होता है, यानी कि आपका यहाँ पर जो है लर्नड आपका यूज़ होगा। ठीक है, इज़ लर्निंग की जगह लर्नस होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। 52, नेहा वॉज रियली हैप्पी। नेहा जो है सच में खुश थी, वाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन फॉर हर मैरिज। जब मैंने उसका जो मैरिज का इन्विटेशन था उसको एक्सेप्ट किया, वो बहुत खुश थी। तो आपका वाइल की जगह यहाँ पर वैन आएगा, जब, वैन। ओके, 53, ही प्लेज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ऑल्सो। आपका ऑल्सो बिल्कुल रॉन्ग है, ऑल्सो नहीं आएगा, ऑल्सो की जगह आपका टू आएगा, ही प्लेज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल टू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विशाल कुड बी एबल टू वर्क आउट दीज प्रॉब्लम्स ईजली। विशाल जो है इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता था ईजली, बट यहाँ पर जो है आपका कुड नहीं, आपका यहाँ पर शुड होगा, शुड बी एबल टू। ओके, शुड आएगा यहाँ पर ए, ऑप्शन राइट होगा आपका 54 में। जो आपका कुड होता है वो आपका पास्ट एबिलिटी शो करता है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है शुड यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 55, इट इज़ 15 years सिंस आई हैज़ बिगन लिविंग हेयर। आपका यहाँ पर जो सिंस है ये आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के तौर पर आपका यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर ये एक कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो 55 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका बिगिन आएगा इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ 15 years, ये 15 साल हो गए, बिगिन सिंस आई बिगन लिविंग हेयर, जब मैंने यहाँ पर रहना शुरू किया था। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका 56 से 60 तक है, आपको जो पैराग्राफ्स दिया है उसको पढ़कर उसके आंसर्स करने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देती हूँ कौन सा सही होगा। तो प्लीज़ आप पैराग्राफ्स को एक बार रीड कर लें और समझ लें कि कैसे किसका आंसर है। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 56 वाला क्वेश्चन है
56 का आपका आंसर देखते हैं क्या है। पूछा प्रेयर टू 1990 व्हाट वाज नॉट द एजेंडा ऑफ द एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स का जो एजेंडा उसमें से क्या नहीं था। 56 का जो राइट आंसर है आपका वो ए है, ओनली एन अप्रोप्रिएट करिकुलम। ठीक है। 57 का विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज पैसिव रेसिपेंट्स एज यूज्ड इन द पैसेज। 57 का जो राइट आंसर है आपका वो आपका ए है, इसमें भी द यूजर्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट 58 टू फैसिलिटेट सोशल रिफॉर्मेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑथर एज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो 58 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी है, सपोर्ट ऑफ ए वेल फ्रेम्ड करिकुलम। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट हैम्पर्स द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। 59 का जो है आपका डी होगा, इग्नोरिंग द एक्टिव रोल ऑफ फैकल्टी एंड द स्टूडेंट। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरपिन्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो फ्रेंड्स 60 का जो आपका है वो आपका बी होगा, सपोर्टेड। सपोर्टेड इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शंस दिए हैं आपको 61 से 65 तक आपको आंसर करने हैं ऐसे ही। मीन्स विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। जो कैपिटल्स में आपको वर्ड्स दिए हैं इनका क्लोजेस्ट मीनिंग आपको बताना है, यानी कि आपको उनका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले आपका दिया है कर्सरी 61 में। कर्सरी, कर्सरी का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो उसमें क्विक होता है, क्विक यानी कि बहुत तेज़ी से। ठीक है। ईगर जो आपका होता है उसे उत्सुक बोलते हैं। लिटर आपको पता ही है छोटा, और टेंडर होता है किसी चीज़ का ठेका, या आप इसको बोल सकते हो मतलब ठेका, और किसी का मतलब कुछ काम किसी का लेना बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट आपका एनविसेस्ड। एनविसेस्ड इसका आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका कंटेम्पलेटेड है। कंटेम्पलेटेड इसका मीनिंग्स होता है आपका चिंतित या फिर परिकल्पित। ओके। एंश्योर्ड होता है आपका किसी का बीमा करना, किसी चीज़ का। ओके। आइडियलाइज्ड आपको पता ही है कि आदर्शवादी को बोलते हैं। अब क्रिएटेड आपका होता ही है किसी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना। नेक्स्ट है आपका फिकल। फिकल का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है, फिकल का आपका होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है। यानी कि अस्थिर या फिर चंचल आपको इसको बोल सकते हैं। सिली मूर्ख होता है। ऑकवर्ड जो होता है वो आपका बहुत ही अजीब और गरीब होता है, और अगली जो होता है वो भद्दा होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका स्पष्ट। ओके। और जिसका क्लोजेस्ट मीनिंग होगा वो होगा आपका प्लेनली स्टेटेड। ठीक है। और इमीडिएट आपको बोलते हैं कि तुरंत, किसी चीज़ को तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 सफिशिएंट। सफिशिएंट का जो आपका क्लोजेस्ट मीनिंग है वो है आपका एडिक्वेट, यानी कि काफ़ी, पर्याप्त मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये जो बुक है ये आपकी AC बार्डले ने लिखी थी 1904 में। ओके। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, AC बार्डले। ओके। नेक्स्ट टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अप्लाई। द टीडियस वाइजएकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। इनमें से शेक्सपियर के जो शेक्सपियर का हैमलेट है उसमें से कौन सा करेक्टर के लिए ये डिस्क्रिप्शन जो है अप्लाई होता है इस पर। तो फिर इसका जो सही राइट आंसर है वो आपका हैमलेट है, बी, हैमलेट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द रेस्ट इज साइलेंस दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स प्ले। किसकी डेथ से पहले ये वर्ड किसने बोले थे अपने डेथ से पहले, द रेस्ट इज साइलेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हैमलेट है। ये हैमलेट के द्वारा बोले गए थे और होरेशियो को इसने बोले थे। ये इसका फ्रेंड था होरेशियो, और ये आपके एक्ट 5 और सीन 5 में इन्होंने इसने बोले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा भी जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ब्लाइंड। इनमें से कौन जो था ब्लाइंड हो गया था आपका। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए है, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो था वो आपका ब्लाइंड हो गया था। ठीक है। और उसने इस पर एक पोएम भी लिखी है अपनी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके।
एंड व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 43, ये 1652 में ब्लाइंड हुए थे, 1652 में। और ये जब 43 ईयर्स के थे मात्र और ब्लाइंड हो गए थे, इन्होंने अपनी उस पर ब्लाइंडनेस पर अपनी एक पोएम लिखी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन थॉट। डी ऑप्शन राइट है। जो प्रिल्यूड है आपका ये बिगिंस होता है सेंसेशन से, और जो थॉट होती है इस पर इस एंड होता है। ओके और जो प्रिल्यूड है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था, और ये आपका 1805 में इन्होंने लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1850 में। इनकी वाइफ के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। ओके नेक्स्ट देखते हैं 71। द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गोल्सवर्दीज। जो लोअर क्लास है वो कि गोल्सवर्दी के कौन से प्ले में जो है रिप्रेजेंट होती है, तो ये आपका कंट्री हाउस है। द कंट्री हाउस में ये शो होती है, और जो कंट्री हाउस है आपका ये गोल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया प्ले है जो इन्होंने 1907 में लिखा था। ओके आपका जो तो फोरसाइट सागा है, इन्होंने फोरसाइट सागा के अंदर इसमें आपकी सीरीज़ है 5, इसमें 3 नॉवेल्स हैं एंड 2 इंटरलूड्स थे जो पब्लिश हुए थे 1906 से 1921 इसके बीच में पब्लिश हुए थे। इसमें आपके 3 नॉवेल्स थे, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और एक आपका इसमें फिर इंटरलूड था इसके बाद इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, ठीक है। उसके बाद फिर से एक नॉवेल था इन चैंसरी, उसके बाद फिर से इंटरलूड था अवेकनिंग, और फिर लास्ट में फिर टू लेट नॉवेल था। 5 की सीरीज़ थी ये, और इनको इकट्ठा करके जब इन्होंने पब्लिश कराया था तो फोरसाइट सागा के नाम से 1922 में इन्होंने इसको पब्लिश कराया था, ठीक है। फैटर्निटी भी इन्हीं का एक जो है वर्क है। ओके नेक्स्ट ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज अटर्स दिस वर्ड्स। शेक्सपियर का कौन सा ट्रेजिक हीरो ये वर्ड्स बोलता है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका हैमलेट के द्वारा है, ये फेमस सोलोलिक की बोला हुआ। ओके हैमलेट के द्वारा ये बोला गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, और हैमलेट आपका 1603 में लिखा गया था। नेक्स्ट Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? निम्नलिखित में से कौन सी थिएटर कंपनी थी जो शेक्सपियर की अपनी थी और जहाँ पर उसके जो मास्टरपीस थे परफॉर्म होते थे? तो फ्रेंड्स ये आपका ग्लोब था। जो ग्लोब थिएटर था ये बिल्ड हुआ था 1599 में, इसको बिल्ड किया गया था। ओके और आफ्टर दैट इसके 1613 में इसमें फायर लग गई थी, आग लग गई थी इसमें, जिससे पूरा बर्न हो गया था, पूरा का पूरा बर्न हो गया था। और उसके बाद इसको रिबिल्ड किया गया था आपका 1614 में, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट ये 1644 में आपका पूरा ही डिमोलिश कर दिया गया था। ओके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से थे सारे जितने भी मैंने आपको इसके बारे में बताए हैं, कितनी बारी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं आपसे। ग्लोब थिएटर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 Who overcomes by force hath overcome but half his foe। The lines occurs in। ये जो लाइन्स है वो किसके कहाँ से ली गई है 74 वाले क्वेश्चंस में? तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट है, और ये आपका 1667 में आपका पब्लिश हुआ था। ओके वीनस एंड एडोनिस आपका शेक्सपियर की एक पोएम है, 1593 में पब्लिश हुई थी, और ये टिंटर भी जो है वो आपका वर्ड्सवर्थ का वर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज़। जो मैकबेथ की वाइफ है शेक्सपियर के प्ले में उसका नाम पूछा गया है इसमें, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है नन ऑफ दिस राइट है, क्योंकि मैकबेथ की जो वाइफ है उसको पूरे प्ले में लेडी मैकबेथ के नाम से ही जाना जाता है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था इसमें। ओके इसको लेडी मैकबेथ के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट देखते हैं 76 मिल्टन जो था ऑप्शन नंबर बी राइट है, ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। ये एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ वॉज रिगार्डेड एज ए पैंथिस्ट। द टर्म मीन्स वर्ड्सवर्थ को जो था एक पैंथिस्ट माना गया था। इसका मीन्स क्या होता है इस टर्म का?
77 का आपका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इज द सेम एज ऑल थिंग्स। ओके, एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स। जो एक व्यक्ति होता है जिसको विश्वास होता है भगवान की उपस्थिति का, कि भगवान अस्तित्व में है और सेम जो है ऑल थिंग्स, एनिमल्स और पीपल सब में है वो। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और जो आपका बी है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट्स। जो व्यक्ति बिलीव करता है कि गॉड का अस्तित्व है, गॉड एग्जिस्ट करता है, उसको थीस्ट बोलते हैं हम, THEIST, थीस्ट। ओके, और जो डज नॉट बिलीव गॉड, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो बिलीव नहीं करता है उसको एथिस्ट बोलते हैं, ATHEIST, एथिस्ट। ओके, आपको हम कुछ ऑप्शन, सारे ऑप्शंस भी कराते जा रहे हैं साथ साथ में, ताकि आपको एक के साथ आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट, गोल्सवर्दी बिगन हिज लिटरेरी करियर एज। गोल्सवर्दी ने अपना जो लिटरेरी करियर है वो किससे शुरू किया था? तो ये इन्होंने एक नॉवेलिस्ट के रूप में इन्होंने अपना लिटरेरी करियर जो था वो शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टीमेंट एंड कॉर्नेलियस अपीयर। ये जो वोल्टीमेंट एंड कॉर्नेलियस थे, ये कौन से प्ले में इसके अपीयर होते हैं? तो आपके ये जो हैं हेमलेट में अपीयर्स होते हैं, और ये दोनों ही डेनिश के एम्बेसडर्स होते हैं जो नॉर्वे भेजे जाते हैं। बोथ आर द डेनिश एम्बेसडर्स टू नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर्स मीज़र फॉर मीज़र इज़ ए। जो मीज़र फॉर मीज़र है विलियम शेक्सपियर का ये क्या था? तो फ्रेंड्स, जो ये मीज़र फॉर मीज़र है ये आपका रिटन किया गया था आपका शेक्सपियर के द्वारा 1603 से 1604 के बीच में। ओके, और इसको जो है फर्स्ट फॉलियो में पब्लिश किया गया था 1623 में। जब शेक्सपियर का फर्स्ट फॉलियो पब्लिश हुआ था, फर्स्ट फॉलियो जो था इनका ये 1623 में पब्लिश हुआ था, और इसको लिस्टेड किया गया था उसमें कॉमेडी के रूप में। मीज़र फॉर मीज़र जो थी आपको कॉमेडी के रूप में इसको लिस्टेड किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, ऑफ विच पोएम इज़ द फॉलोइंग लाइन ए पार्ट? फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। कौन सी लाइन पोएम से आपकी ली गई है? तो फ्रेंड्स, ये आपके लिसिदास से ली गई लाइन्स है। लिसिदास जो है मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। ये एक एलिजी थी, पास्टोरल एलिजी, जो 1637 में लिखी गई थी। ओके, और जो लिसिदास है आपका ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है। इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर इन्होंने ये पास्टोरल एलिजी लिखी थी। और देखिए आपका बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। द स्कॉलर जिप्सी जो है, स्कॉलर जिप्सी 1853 में लिखी गई थी। ये भी एक पास्टोरल एलिजी है जो अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थी। ओके, और इन मेमोरियम जो है आपकी, ये आपकी टेनिसन द्वारा लिखी गई है 1850 में। ये भी एक पास्टोरल एलिजी है जो आर्थर हेनरी होलम की डेथ पर लिखी गई थी, जो डाइड हो गए थे 22 की एज में ही, वो भी उनके बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 82, द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज। 82 क्वेश्चन में आपका देखिए कौन सा नंबर सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आइडेंटिटी। प्रिल्यूड जो प्रेजेंट करता है क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 83, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलीपिंग एम्बिशन। जो ओवरलीपिंग एम्बिशन है, कौन सी ट्रेजेडी को माना जाता है इनकी? तो ये मैकबेथ थी। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट्स वाज। जो सैमसन एगोनिस्ट के ऑथर थे वो आपके जॉन मिल्टन थे। ओके, सैमसन एगोनिस्ट के जो था ये ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा था, मिल्टन के द्वारा लिखा गया। और आपका क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? जो सिर्फ रीड करने के इंटेंशन से बनाया जाता है, ना कि परफॉर्म करने के इंटेंशन से। इसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता। और ये जो था मिल्टन की पैराडाइज रिगेन्ड जब आया था 1671 में, उसके साथ ही ये भी पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 85, हुज लाइन्स आर दीज? ब्लिस वॉज इटिन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ओके, ये जो लाइन्स हैं आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। आपकी द प्रिल्यूड की लाइनें हैं, ये जो प्रिल्यूड वर्क है इनका, उसमें इन्होंने ये लिखी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 86,
हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर की जो टेम्पेस्ट है उसमें हीरोइन कौन थी? ये आपकी मिरांडा थी। और जो टेम्पेस्ट है आपका 1611 में इसको लिखा गया था, द टेम्पेस्ट को। ओके, नेक्स्ट 87, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। जो शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ है, इसमें जॉन फाल्स्टाफ का नाम का एक कैरेक्टर दिया गया था। उसको बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा वर्ड करता है इसमें? तो ये आपका कैरिकेचर, जो कार्टून होते हैं ना, मतलब जो हंसी वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनको कैरिकेचर बोलते हैं। ये कैरिकेचर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट 88, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स डू वी फाइंड दीज लाइन्स। शेक्सपियर के कौन से प्ले में हमें ये लाइनें मिलती हैं? दियर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। ये आपकी किस में से मिलती है? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हैमलेट। नेक्स्ट, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसको माना गया है? तो ये आपका हैमलेट को माना गया है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, दो वुमेन कैरेक्टर डेलिलिया अपीयर्स इन। जो वुमेन कैरेक्टर है डेलिलिया आपकी किस में अपीयर्स होती है? ये आपकी सैमसन एगोनिस्ट में अपीयर होती है डेलिला। नेक्स्ट देखते हैं 91, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910 इन ए कमेंट्री अपॉन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। तो 91 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। AC वार्ड ने जो था कमेंट किया था, रिमार्क किया था जस्टिस पे। ओके, नेक्स्ट, ए सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। द वर्ड्स गिवन अबव ओकर्स इन। जो लाइन दी गई है आपकी, ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी जो है टिंटन एबी से ली गई है। टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है एक वर्क है। ओके, और जो टिंटन एबी है ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1798 में इसको पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिलूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ। जो वर्ड्सवर्थ का प्रिलूड है इसमें कितनी बुक्स थी? तो इसमें 14 बुक्स थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन ऑकर्स इन। ये लाइनें जो है कहाँ से ली गई है? तो आपकी ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई लाइनें हैं आपकी। ओके, और पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक है, एपिक पोयम है जो आपकी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, और जो लिसिदास है इसमें, लिसिदास आपका 1637 में लिखा गया था। पैराडाइज रिगेन 1671 में और कॉमर्स 1634 में। नेक्स्ट, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज। एज ऑफ मिल्टन को के नाम से कौन से पीरियड को जाना जाता है? तो ये 1625 से 1660 को एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। जो शेक्सपियर के अर्ली प्लेस थे वो किसके बीच में लिखे गए थे? तो 1590 से 1595 के बीच में ये जो प्लेस थे लिखे गए थे। और इसके दौरान कॉमेडी ऑफ एरर्स आपका हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ का पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड किंग जॉन एंड लव स्लेवर लॉस्ट जो थे ये आपके लिखे गए थे इसके दौरान। ओके, शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस एन एक्सपेंसिवली रिटन मिथोलॉजिकल पोएम ऑफ 1119 4 लाइन्स ऑफ वर्स इज बेस्ड ऑन ए स्टोरी ऑफ बाई। जो ये स्टोरी है ये आपके ओविड के द्वारा स्टोरी लिखी मेटामॉर्फोसिस, उससे ये आपकी ली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 98, आइडेंटिफाई द पोएम शेक्सपियर्स रोट बेस्ड ऑन ए स्टोरी ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस। इस पोएम को आपको आइडेंटिफाई करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन यही था सेम। तो आपकी वीनस एंड एडोनिस है आपकी जो 1593 में पब्लिश की गई थी आपकी शेक्सपियर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। जो एज ऑफ मिल्टन है उसमें 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स थे।
कौन कौन से थे वो बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड पुरैटन। 3 टाइप्स के ये पोएट्स आपको देखने को मिलता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 100। द प्रेल्यूड इज़ द वर्क ऑफ, जो प्रेल्यूड है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है जो उन्होंने 1798 में लिखा था। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टोरल पोएम बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा लिखी गई पास्टोरल पोएम इनमें से कौन सी है? तो वो आपकी लिसिदास है जो उन्होंने 1637 में लिखी थी। ओके, और ये एक पास्टोरल एलिजी है जो एडवर्ड किंग की डेथ पर इन्होंने लिखी थी। और बाकी जो है इसमें एडोनिस जो है जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई पोएम है एडोनिस, और इसको शैली ने लिखा हुआ है जो 1821 में लिखी गई थी। ये भी एक पास्टोरल एलिजी है जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी हुई शैली के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका थायरेसिस। थायरेसिस जो है ये आपकी 1865 में लिखी गई थी, 1865 में अर्नोल्ड के द्वारा, और इन्होंने ये लिखी थी आर्थर ह्यूज क्लफ जो उनके फ्रेंड थे, उनकी डेथ पर इन्होंने लिखी थी, जो 1861 में 42 की एज में ही डाइड हो गए थे वो, इसलिए उनके लिए इन्होंने ये उसको कॉमेमोरेट करने के लिए पोएम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन। कौन सी बुक से लिया गया है? टू बी वीक इज़ मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। बताना है आपको इसमें 102 में क्या आएगा आपका राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उससे आपकी लाइनें ली गई हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। इसका सही आंसर जो है 103 का वो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ को इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ जो थे वो आपके रोमांटिक पोएट थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसमें जो राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड यहाँ 105 का जो है आपका राइट ऑप्शन होगा बी, द टाइमिंग ऑफ द श्रू, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड फिर टेम्पेस्ट। क्योंकि जो आपका टाइमिंग ऑफ द श्रू है ये आपकी 1593 से लिखी गई थी 1594 के बीच। फिर उसके बाद जूलियस सीजर आता है जो 1599 से 1600 तक के बीच में लिखी गई। मैकबेथ 1605 से 1606 एंड द टेम्पेस्ट जो है 1611 से 1612 तक इसमें लिखी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ कॉमन और टू द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो वुमेन कैरेक्टर्स थे उनमें से कौन सा इसमें से जो है कॉमन है, क्या चीज़ में कॉमन रही? जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जूलिया इसमें है। एज यू लाइक इट में रोजलिंड, और 12th नाइट में वॉयला, एंड सिम्बेलाइन जो है सिम्बेलाइन में एमोजिन। इनका के इन चारों कैरेक्टर्स के बीच क्या एक ऐसा था जो सेम था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, दे डिस्क्यूज देमसेल्व्स एज बॉयज़ इन परस्यूट ऑफ दियर लवर्स। वो खुद को लड़का बनाकर लड़के के भेष में रहती है, ओके, अपने जो लवर्स हैं उनको परसूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन्स ऑफ कर सीन। तो ये आपका डी जो है ऑन इज ब्लाइंडनेस इससे लिया गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। जब ये ब्लाइंड हो गए थे पूरी तरह तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी, और इसका एक दूसरा नाम और भी है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ओके, और उससे ही ये जो लाइनें हैं ली गई है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं 108, ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, वॉट वॉज द ग्रेट इवेंट वर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड वाइल राइटिंग द अबव लाइन्स। जब ये वर्ड्सवर्थ इन लाइनों को लिख रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चीज़ थी ये आपको बताना है। तो आपको बताइए कि द प्रिल्यूड से आपकी ली गई लाइनें हैं,
और उस वक्त उनके जो माइंड में था फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लॉयल्टीज क्राइसिस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन ए प्ले बाय। जो ये लाइनें हैं ये आपके लिए गई हैं लॉयल्टीज से, जो जॉन गर्ल्सवर्दी ने लिखी थी 1922 में। गर्ल्सवर्दी का प्ले है लॉयल्टीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ओके, गर्ल्सवर्दी का जो बर्थ था वो आपका 1837 में हुआ था और ये आपके 1933 में आपके डेथ हो गई थी इनकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। शेक्सपियर की जो सक्सेस थी उसकी शुरुआत किस बुक से मानी जाती है इनकी? तो ये आपकी वेनस एंड एडोनिस है। इसकी शुरुआत सक्सेस इनकी मानी जाती है इस बुक से, जो उन्होंने 1593 में रिटन की थी। और ये जो पोएम है वो 6 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ओके, और जो आपकी लव्स लेबर्स लॉस्ट है आगे आपकी ये 1598 में लिखी गई थी, लव्स लेबर्स लॉस्ट। एंड आपकी जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये आपकी 1600 में लिखी गई थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। आपको ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नॉट रिटन बाय गर्ल्सवर्दी। गर्ल्सवर्दी के द्वारा कौन सा प्ले इसमें से नहीं लिखा गया है? तो आपका सिल्वर बॉक्स और जॉय दोनों ही गर्ल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ, द वीवर्स। जो द वीवर्स है ये आपका सरोजनी नायडू ने लिखा था, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया प्ले है आपका, पोएम है सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। हु रोट दैट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। किसने लिखी है द प्रिल्यूड? ये आपको बताई है वर्ड्सवर्थ। इनका बर्थ जो है आपका 1770 में हुआ था एंड इनकी जो डेथ थी वो 1850 में हो गई थी। नेक्स्ट, वॉयला इज शिपरेक्ड ऑन द कोस्ट ऑफ फिलेरिया एंड शी कम्स अशोर विद द हेल्प ऑफ ए कैप्टन। दिस इज़ द ओपनिंग पार्ट ऑफ विच प्ले बाय शेक्सपियर। कौन से प्ले का, शेक्सपियर की कौन से प्ले की ओपनिंग लाइन्स है? ठीक है, आपको वॉयला से जिसने स्टोरी पढ़ रखी होगी उसको पता चल ही गया होगा कि किससे है ये। तो आपकी ये, जिनको नहीं पता है उनके लिए, 12th नाइट से आपकी ये जो 12th नाइट का पार्ट है ओपनिंग लाइन से उसकी, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर्स हैड शेयर्स। कौन सा थिएटर था जिसमें शेक्सपियर्स के शेयर थे? तो ये आपका ब्लैक फ्रायर्स था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन। ये क्या है? तो ये आपका प्ले है एक, क्योंकि मिल्टन के द्वारा लिखा गया सैमसन एगोनिस्ट जो है ये एक प्ले के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है और ये एक बाइब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है और इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है आपका। ये भी आपको याद रखना है कि ये ब्लैंक वर्स में लिखा है। बहुत बार पूछा जाता है कौन सा फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका। एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स कॉन्टेंस। जो आयम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें कितनी लाइनें होती है? तो आपकी इसमें 5 फीट्स होती है, 5 फीट्स। ऑप्शन नंबर ए राइट है, या तो 5 फीट होते हैं या फिर इसमें 10 सिलेबल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द टर्म गायनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने किया था यूज़ ये? तो ये आपका जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एल ने, शोवाल्टर ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118, ए बैलेडिस। जो बैलेड होती है वो क्या होती है? जो बैलेड होता है आपका ये एक शॉर्ट पोएम होती है नरेटिंग ए टेल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, ए लिरिकिस। लिरिक क्या होता है? लिरिक का सभी को पता होगा। ये ए शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, जिसमें पोएट जो है आपकी अपनी इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीच इन विच ए कैरेक्टर्स रिवील्स हिज थॉट्स टू द ऑडियंस बट नॉट टू अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले। बताना है आपको कौन सी फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, कौन सा लिटरेरी टर्म है ये। फ्रेंड्स, हमने लिटरेरी टर्म्स अपने चैनल पर भी करवाए हुए हैं आपको काफ़ी सारे। जो देखना चाहता है वो आप चैनल को विजिट करके एक बार देख सकता है।
काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए। और अगर किसी को स्पेशल इस पे किसी पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके, तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका सोल्यू क्यों होगा, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है वो अपने थॉट्स जो है सिर्फ ऑडियंस को रिवील करता है, उसमें जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं जो प्ले में उनको वो नहीं सुनता। नेक्स्ट, which of the following is a poetry form in which a poem is written in 8 line octaves? Each line consists of either 10 or 11 syllables and follows the rhyme scheme of ABA, BA, CCC. ओके, तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ओटेवा रीमा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओटेवा रीमा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए शॉर्ट पोएम विद राइमिंग लाइन्स राइटन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन प्रेज ऑफ ए डिजीज पर्सन? तो अब जो डिजीज़ पर्सन होता है, मर्द व्यक्ति, उसकी प्रशंसा में लिखे गए उसकी कब्र पर जो राइमिंग लाइन्स होती है शॉर्ट पोएम की, उसको किसके रूप में डिफाइन किया जाता है? तो उसको बोलते हैं एपिटाफ, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन ए नैरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड? जो लॉन्ग पोएम होती है टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर, जो लीडर की स्टोरी को बताती है पूरी कम्युनिटी की, और नैरेटिव फॉर्म में लिखी होती है और लॉफ्टी स्टाइल, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम एपिक, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, एन एपिक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। आपका ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? A pastoral is a poem that is often silly or whimsical, written in 5 lines with an AABBA rhyme scheme. Often limericks tell a short humor story. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, A sonnet contains 14 lines typically with 2 rhyming stanzas known as rhyming couplet at the end. तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। पहला आपका फॉल्स है और सेकंड जो आपका राइट है। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, एक्सपोजिशन, फोरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फेलिंग एक्शन एंड रिसोल्यूशन? किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, किस में देखने को मिलता है सब कुछ? तो ये आपका फिक्शन में मिलता है। बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर आए हैं जो लोग, वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल। ओके, धन्यवाद।